Welcome to Reliable Analysis. We are going to explain a poem of class 10 English literature. The heading of the poem is The Trees. Has been composed by Adrian Rich. The poet has described the pain of deforestation. पोएट के अनुसार जंगलों की कटाई की जा रही है, जंगलों के स्थान पर मकान, सड़क, फैक्ट्री इत्यादि का निर्माण हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन के कारण नेचुरल इम्बैलेंस और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की स्थिति क्रिएट हो रही है। एड्रिन रीच एक फेमिनिस्ट लीडर रही है। इस पोएम में उनका दर्द इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस के प्रति उभर कर सामने आया है। पोएट का कहना है कि डिफॉरेस्टेशन के कारण जंगलों की कटाई करके शहर, घर, फैक्ट्रीज, रोड, रेलवे लाइन इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है और इससे क्लाइमेटिक चेंज, इन्वायरमेंटल कंडीशंस इत्यादि की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की पीड़ा लोगों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन द पोएट इज ऑप्टिमिस्टिक। पोएट को आशा है कि बहुत जल्द लोगों को डिफॉरेस्टेशन का बैड इफेक्ट समझ में आएगा और फिर से एफॉरेस्टेशन का कार्य होगा। लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, लोग पेड़ पौधों के महत्व को समझेंगे। और पोएट यहां कहती है कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पोएट का मानना है कि पेड़ कटा नहीं है, पेड़ तो है, उसके ऊपर मकान बन गया है, फ्लोर बन गया है, लेकिन पेड़ तो है। लेकिन पोएट की कल्पना है। आप जानते हैं कि पोएट की कल्पना असंभव होती है। सब कहा जाता है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। जहां सूर्य की किरण तक नहीं पहुंच सकती है वहां तक कवि की कल्पना पहुंच जाती है। तब पोएट कहती है कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो अंदर जो पेड़ पौधे हैं, यानी जिनको काट करके घर बना दिया गया है, वो अब मूव कर रहे हैं। कहां जा रहे हैं? तो फॉरेस्ट में जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं। पोएट की कल्पना है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज। कहते इतने दिनों से जो फॉरेस्ट खाली था, इतने दिनों से फॉरेस्ट खाली था। इतने दिनों से फॉरेस्ट खाली था का मतलब क्या हुआ? फॉरेस्ट की कटाई कर दी गई। फॉरेस्ट की जगह पर शहर बन गए, घर बन गए, सड़क बन गए, रेलवे लाइन बन गए, इसलिए फॉरेस्ट खाली था। लेकिन अब पेड़ जो फ्लोर के अंदर है, जो मकानों के अंदर है, अब वो निकल रहा है, जर्मिनेट कर रहा है। अब वो जा रहा है जंगल से मिलने के लिए, अन्य पेड़ों से मिलने के लिए। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। इतने दिनों से फॉरेस्ट बिल्कुल एम्प्टी था, वैकेंट था। वेयर नो बर्ड कुड सीट, और फॉरेस्ट खाली था जहां कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकती थी। फॉरेस्ट रहेगा तब तो कोई पक्षी बैठेगी, जब शहर बन जाएगा तो पक्षी कहां बैठेगी? पक्षियों के बैठने का कोई जगह नहीं मिलेगा। पोएट कहती है कि इतने दिनों तक कोई बर्ड नहीं बैठ सकता था क्योंकि फॉरेस्ट खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड।
इंसेक्ट यानी कीड़ा मकोड़ा छिपता है। कहां छिपता है? तो फॉरेस्ट में छिपता है। फॉरेस्ट में ही कीड़े मकोड़े को शरण मिलती है, छिपने की जगह मिलती है। लेकिन इतने दिनों से न तो कोई बर्ड, न तो कोई पक्षी बैठ सकती थी फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट तो कट गया था। न कोई इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा छिप सकती थी, क्योंकि इंसेक्ट के छिपने के लिए भी जंगल चाहिए, जंगल था ही नहीं। लेकिन पोएट इज होपफुल, द पोएट इज होपफुल दैट इतने दिनों से जो जंगल खाली था, अब वो पेड़ बाहर निकल रहा है। द ट्रीज आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, अब वो बाहर निकल रहा है और फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। और जब तक जंगल ये खाली था तब तक और क्या चीज नहीं था? तो नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, नो सन, सूर्य अपने पैरों को दफना नहीं पाता था छाया में। जंगल की एक उपयोगिता, जंगल की क्या उपयोगिता है कि सूर्य अपने, सन अपने पैरों को दफनाता है। कहां? तो शैडो में। शैडो कहां पाया जाता है? तो जंगल में। तो इतने दिनों से जब फॉरेस्ट कटा हुआ था, फॉरेस्ट की जगह पर शहर, घर, सड़क, कारखाने, रेलवे लाइन इत्यादि बने हुए थे, तो सूर्य को अपनी रोशनी के पैरों को शैडो में दफनाने, शैडो में छिपाने का अवसर, दफनाने का मतलब है मिट्टी के अंदर कर देना। तब मिट्टी के अंदर कोई चीज अगर रख दिया जाएगा तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा। जंगल में सूर्य की किरण क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि जंगल में सूर्य की किरण अपने पैरों को यानी सनरेज को दफना देती है छाया में, छाया में, शैडो में। शैडो होता है जंगल में, परछाई होती है, परछाई में सूर्य की किरण अपने पैरों को दफना देती है और इस कारण से जंगल में सूर्य की किरण दिखाई नहीं पड़ती है, वहां सिर्फ शैडो दिखाई पड़ता है। लेकिन जब तक जंगल कट गया था तो हर जगह सूर्य की किरण दिखाई दे रही थी, क्योंकि सन को अपने पैरों को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, कोई शैडो नहीं मिल रही थी। लेकिन द पोएट इज ऑप्टिमिस्टिक, पोएट आशावादी है। पोएट को आशा है कि फिर से जंगलों का निर्माण होगा, फिर से फॉरेस्ट लगेंगे। तो पोएट कहती है कि नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, ऑल दीज नाइट्स, इतनी रातों से फॉरेस्ट जो है बिल्कुल खाली था। इस कारण से सन को अपने पैरों को फॉरेस्ट के शैडो में दफनाने का मौका नहीं मिल रहा था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, लेकिन एक पोएट इज होपफुल दैट देयर वुड बी अ मॉर्निंग, एक सुबह का आगमन होगा। पोएट निराशावादी नहीं है, पोएट आशावादी है। पोएट कहती है कि एक सुबह का आगमन होगा और वो सुबह होगा जबकि फॉरेस्ट फिर से उगाएगा, फिर से जंगल बनेंगे, फिर से जंगल लगेंगे। तो पोएट कहती है कि विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। तो नाइट्स में फॉरेस्ट खाली था, यानी ये डिफॉरेस्टेशन का काल था, जबकि जंगलों की कटाई कर दी गई थी, पेड़ पौधा नहीं था। इस पीरियड को पोएट ने नाइट कहा है, रात कहा है, रात्रि का समय, डार्क का समय कहा है। लेकिन पोएट इज होपफुल दैट देयर वुड बी अ मॉर्निंग, एक सुबह आएगी। कैसी सुबह? जबकि फिर से जंगल लगेंगे, फिर से पेड़ पौधे उगाएंगे, हर जगह जंगल ही जंगल होंगे। पोएट कहती है कि विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, मॉर्निंग तक सब कुछ पेड़ों से भर जाएगा। पोएट आशान्वित है। पोएट कहती है कि ऑल नाइट द
roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. तो सवाल उठता है कि रात भर फॉरेस्ट खाली था, तो कैसे सुबह तक में जंगल फिर से हो जाएगा, पेड़ कैसे भर जाएगा सब जगह? तो उसका आंसर पोएट देती है। पोएट कहती है ऑल नाइट, रात भर द रूट्स वर्क, पेड़ की जड़, पेड़ को काट दिया गया लेकिन उसका जड़ तो है। पक्का का जो मकान बना दिया गया, कंक्रीट का जो फ्लोर बना दिया गया, उसके नीचे पेड़ों का जड़ तो है। तो रात भर ऑल नाइट द रूट्स वर्क, रूट जो है पेड़ों की जड़ जो है काम करते रही रात भर। काहे के लिए? स्वतंत्र होने के लिए, बाहर निकलने के लिए, जर्मिनेट होकर के फिर से एक ट्री बनने के लिए। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसंगेज, डिसंगेज मतलब सेट फ्री, यानी मुक्त करना, अपने आप को स्वतंत्र करना। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। तो पक्का का फ्लोर बन गया है, मकान बन गया है, उसके नीचे दबा हुआ है पेड़ का रूट, वो जर्मिनेट होगा और उसके लिए रात भर परिश्रम किया है और जर्मिनेट होकर के बाहर निकलेगा। कहां से बाहर निकलेगा? तो क्रैक से। क्रैक से जो फ्लोर में, पक्का में जो दरार होता है, उसी दरार से वो बाहर निकल जाएगा। दरार होता है या नहीं भी होता है तो दरार बना देगा प्लांट। रूट जो है किसी भी, कितना भी मजबूत मकान है उसको तोड़ सकता है रूट, प्लांट का रूट अपने मूवमेंट के लिए। तो इसी कारण से पोएट इज होपफुल। पोएट कहती है कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क, कि पेड़ की जड़ों ने रात भर काम किया है। काहे के लिए काम किया है? तो टू डिसंगेज, अपने आप को मुक्त करने के लिए, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए। फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक से, पक्का में जो क्रैक है, दरार है, उस दरार से बाहर निकलने के लिए। इन द बरामदा फ्लोर, बरामदा के फ्लोर में जो क्रैक है, उस क्रैक से पेड़ों का रूट जो अंदर दबा हुआ है वो बाहर निकलने के लिए रात भर परिश्रम कर रहा था। यानी जितने दिनों तक डिफॉरेस्टेशन का अंधकार था, जितने दिनों तक डिफॉरेस्टेशन का अंधकार का काल था, वो खत्म होगा और फिर से जो पेड़ जमीन के अंदर, फ्लोर के अंदर, कंक्रीट का जो जंगल है, शहर, शहर यानी कंक्रीट का जंगल, उसके नीचे जो दबा हुआ है रूट, वो उसके फ्लोर के क्रैक से बाहर निकलेगा। पोएट को यह आशा है। टू डिसंगेज, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द veranda floor. The leaves are strained toward the glass. जो जर्मिनेट किया है रूट, जो फ्लोर के नीचे रूट है पेड़ का, ऊपर से मकान बन गया है, नीचे जो प्लांट था और उसका जो रूट बचा हुआ है, वो जो जर्मिनेट किया है, अंकुरित हुआ है, प्रस्फुटित हुआ है, उसमें पत्तियां हैं, और वो लीव्स, द लीव्स स्ट्रेन यानी काफी हार्ड लेबर किया है। काहे के लिए? स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, लीव्स जो है रात भर हिलता डुलता रहा है, कठिन परिश्रम करता रहा है। काहे के लिए? टुवर्ड द ग्लास, शीशा तक पहुंचने के लिए, बरामदा का ग्लास तक पहुंचने के लिए। ग्लास तक पहुंचेगा, उसके बाद ग्लास को तोड़ देगा, ग्लास को तोड़ करके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि प्लांट जो अंदर दबा हुआ है, कंक्रीट के जंगल रूपी शहर के नीचे जो प्लांट का जड़ दबा हुआ है, वो जर्मिनेट करके, प्रस्फुटित होकर के वो प्लांट के रूप में कन्वर्ट होगा और वो प्लांट बाहर निकल आएगा और वो जंगल से मिलने चला जाएगा, यानी फिर से जंगल होगा। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, स्मॉल ट्विग्स यानी पेड़ की जड़ों में, स्मॉल यानी छोटा, ट्विग्स यानी टहनी, छोटी छोटी डालियां भी, टहनी भी, ट्विग्स ग्रो कर गया है, छोटी छोटी डालियां, पत्तियां ग्रो कर गई है। तो ये ट्विग्स क्या कर रही है? तो स्मॉल ट्विग्स स्टिफ यानी काफी कठिन परिश्रम कर रही है, विथ एक्सर्शन काफी जो है परिश्रम के साथ, और स्टिफ यानी हार्ड हो गई है। तो इस जो
स्मॉल ट्विक्स है, जो जो छोटी छोटी टहनियां हैं, वो क्या हो गई है? स्टिफ यानी हार्ड, कड़ा, कड़ी हो गई है विथ एक्सर्शन, परिश्रम करते करते हार्ड लेबर कर रहा है। स्मॉल ट्विक्स क्या के लिए परिश्रम कर रहा है इतना हार्ड? बाहर निकलने के लिए। कंक्रीट के फ्लोर को ब्रेक करके बाहर निकलने के लिए हार्ड लेबर कर रहा है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, और लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, क्रैम्प यानी मुड़ा तुड़ा हुआ, ट्विस्टेड, और लंबा, लॉन्ग मतलब लंबा, क्रैम्प्ड यानी क्रैम्पिंग किया हुआ यानी मुड़ा तुड़ा हुआ, ट्विस्टेड, बाउज यानी ब्रांचेज। पेड़ों में जर्मिनेशन हुआ है, पत्तियां निकल आई है, शाखाएं निकल आए हैं, और वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। जो छोटी टहनियां हैं वो कड़ी हो गई है, हार्ड हो गई है, और वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। और जो लंबी डालियां हैं, लंबी लंबी डालियां भी उगाई है, तो लंबी जो डालियां हैं वो घूर मुड़ गई है, क्वाइलिंग कर लिया है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, बाउज मतलब ब्रांचेज, तो लंबी जो डालियां हैं तो वो क्रैम्प किए हुए, यानी मतलब पूरी तरह से ट्विस्टेड हो गई है। बाउज सफलिंग अंडर द रूफ, तो वो सफल कर रही है, यानी पोजीशन बार बार बदल रही है छत के नीचे। फ्लोर को ब्रेक करके जो रूट था वो जर्मिनेट करके उससे लीव्स, ब्रांच, स्मॉल ट्विग्स और लॉन्ग बाउज यानी लॉन्ग ब्रांचेज सब डेवलप हो गया है। और ये सफल कर रहा है, मूव कर रहा है। सबका मकसद क्या है? बाहर निकलना, ग्लास की तरफ मूव करना, बरामदा के ग्लास की तरफ मूव करना। बरामदा के ग्लास को तोड़ करके बाहर निकल जाएगा, फॉरेस्ट से मिलने के लिए जाएगा, यानी सब जंगल हो जाएगा। यानी पोएट का कहना है कि ये अंधकार का युग है जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये डार्क एज है, लेकिन एक सुबह आएगी, देयर वुड बी अ मॉर्निंग, जबकि इस अंधकार का अंत हो जाएगा, ये फॉरेस्टेशन होगा, जंगल लगेगा, और उसके लिए काफी कठिन परिश्रम हो रहा है। स्मॉल ट्विग्स भी हार्ड हो गया है, जो छोटी टहनियां है वो कठोर हो गई है, कड़ी हो गई है, बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, और लंबी जो टहनियां है वो घूल मुड़ गई है, और फ्लोर के नीचे जो है अंडर द रूफ, छत के नीचे वो सफल कर रही है, यानी मूव कर रही है। लाइक न्यूली कैसा देखने में लगता है? तो लॉन्ग बाउच यानी लंबी जो टहनियां हैं, क्रैम्प्ड यानी ट्विस्टेड होकर के छत के नीचे घूम रही है। कैसे? द लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, ऐसा लगता है जैसे किसी अस्पताल से कोई पेशेंट को अचानक डिस्चार्ज कर दिया गया हो, हाफ डोज्ड, आधा वो चौंधियाया हुआ हो, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। एक पेशेंट को बहुत दिनों के बाद रिलीज किया गया हो और उसको रिलीज छोड़ दिया गया कि जाइए आप घर जाइए, और वो पेशेंट चौंधियाया हुआ है, उसको क्लिनिक का दरवाजा नहीं मिल रहा है जिससे कि वो बाहर निकल सके। ठीक वैसे ही जैसे रूट जो फ्लोर के अंदर है उससे जर्मिनेट होकर के ट्विक्स, स्मॉल ट्विक्स और लॉन्ग बाउच यानी लंबी शाखाएं, डालियां निकल आई है, पत्तियां निकल आई है, और वो घूम रही है छत के नीचे, और वो चौंधिया रही है कि किधर से जाना है, किधर से निकलना है, उसको पता नहीं चल रहा है। कैसे? तो जैसे एक पेशेंट को अचानक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो उस पेशेंट को यह नहीं दिखाई पड़ता है कि क्लिनिक का दरवाजा किधर है जिधर से निकल करके बाहर जाएंगे। एक एडवर्टीजमेंट कुछ दिन पहले आया था, देखे थे आप लोग की एक आदमी बेचारा आंख का ऑपरेशन करवाया था, तो उसका डॉक्टर ऑपरेशन कर दिया, उसको कहा कि जाओ तुम जो है स्वतंत्र हो, तुम्हारी आंख हो गई है। लेकिन दूसरा जो उसका कंपाउंडर था डॉक्टर का, वो कहा कि क्या देखेगा बेचारा, अब से आईपीएल तो खत्म हो गया है। तो वो पेशेंट कहा कि फिर मेरे आंख में पट्टी बांध दो, तो डॉक्टर कहा कि अरे नहीं, अभी जाओ
बहुत चीज देखने के लिए है बचा हुआ। तो कहने का मतलब है कि एक पेशेंट जिस प्रकार से आंख का ऑपरेशन हुआ है और उसको अचानक रिलीज कर दिया गया और वो चौंधिया करके बाहर निकलना चाहता है, उसको क्लिनिक का दरवाजा नहीं मिल रहा है, ठीक इसी प्रकार से जो पेड़ की जड़ें हैं उससे स्मॉल ट्विग्स, लॉन्ग बाउच यानी लंबी शाखाएं निकल गई है और वो बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है कि कहां पर से ग्लास को ब्रेक करना है, ब्रेक करके निकलना है। In this line, a figure of speech has been used. Which is the figure of speech? Which figure of speech has been used here? Answer. Once again, see, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs suppling under the roof, like newly discharged patients, half dozed, moving to the clinic doors. Simile, yes, simile has been used. तो लॉन्ग ब्रांचेज का कंपैरिजन यहां किया गया है किस चीज से? हाफ डैश्ड, यानी जिसका आंखें चौंधियाया हुआ हो, डैश मतलब चौंधियाना, जिसकी आंखें डैश्ड चौंधियाई हुई है और उसको क्लिनिक का दरवाजा नहीं पता चल रहा है। अब सवाल उठता है कि पोएट क्या कर रही है? पोएट कहती है आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई हूं, डोर्स ओपन टू द बरामदा की तरफ दरवाजा खुला हुआ है। और क्या कर रही है पोएट? द राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबा लेटर लिख रही है पोएट एक लंबा लेटर लिख रही है। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। फॉरेस्ट, ये पोएट जो है रूम के अंदर बैठी हुई है, दरवाजा खुला हुआ है, बरामदा की तरफ दरवाजा खुला हुआ है। पोएट एक लंबा लेटर लिख रही है, लेकिन पोएट ने इस लेटर में जिक्र नहीं किया है कि फॉरेस्ट का डिपार्चर हो गया है, फॉरेस्ट निकल गया है। जमीन के अंदर जो फॉरेस्ट दबा हुआ था वो फॉरेस्ट बाहर निकल आया है और वो जा रहा है बाहर, जंगल से मिलने के लिए जा रहा है। पोएट ने इस घटना का जिक्र अपने लेटर में नहीं किया है। ये अंधकार का काल यानी रात कैसी है? द नाइट इज फ्रेश, रात बिल्कुल ताजी है, स्वच्छ है। द होल मून साइंस, और पूरा फुल मून चमक रहा है, चांदनी रात है। इट वॉज कंप्लीटली अ मून लिट नाइट, चांदनी रात है, पूरा चांद चमक रहा है। इन स्काई स्टिल ओपन, आकाश बिल्कुल साफ है, आकाश बिल्कुल साफ है, चांद चमक रहा है। पोएट रूम में बैठ करके एक लेटर लिख रही है, लेकिन अपना लंबा लेटर में पोएट ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि फॉरेस्ट का डिपार्चर हो गया है। फॉरेस्ट कंक्रीट के फ्लोर के अंदर से बाहर निकल गया और निकल करके जा रहा है जंगलों से मिलने के लिए। यह बात पोएट को मालूम है, लेकिन पोएट ने इस लेटर में जिक्र नहीं किया है। रूम में स्मेल आ रहा है, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, पत्तियों का स्मेल आ रहा है रूम में, पोएट महसूस कर रही है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, लाइकेन नामक जो है एल्गी और फंगी का कॉम्बिनेशन को लाइकेन कहा जाता है। बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, तो सिम्बायोसिस का एग्जांपल है लाइकेन। तो लाइकेन का और लीव्स का स्मेल आ रहा है पोएट को। इसका मतलब लीव्स वगैरह निकल रहा है बाहर, लाइकेन वगैरह भी ग्रो कर गया। लाइकेन एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी ग्रो कर गया है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। तो स्मेल लीव्स का और लाइकेन का तो रूम में आ रहा है, कैसे? जैसे आवाज पहुंचती है, आवाज तेजी से पहुंच जाती है, वैसे ही लीव्स का और लाइकेन का स्मेल आ रहा है पोएट के पास। अगेन हियर सिमिली हैज बीन यूज्ड, है ना? लाइक के माध्यम से कंपैरिजन किया गया है ना। सिमिली का डेफिनेशन एक बार फिर से बतलाते हैं आप लोग को, जो भी जिनको भी भूल गए हो उसके लिए। अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच two dissimilar things having at least one similarity
are compared with each other with the help of like, so or as. महान ग्रामेरियन रेना मार्टिन ने सिमिली का एग्जाम्पल दिया है कि ही वॉज फाइटिंग इन द बैटल लाइक अ लायन। देखिए यहां पर पोएट ने भी यूज किया है सिमिली। पोएट कहती है कि द स्मेल ऑफ लिव्स एंड लाइकन, पत्तियों की सुगंध और लाइकन की सुगंध स्टिल रीचेज, अभी भी पहुंच रही है रूम में, लाइक अ वॉइस इन टू द रूम, एक वॉइस की तरह, आवाज की तरह। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, पोएट कहती है कि मेरे सिर में सरसराहट की आवाज आ रही है, चारों तरफ से सरसराहट की आवाज। क्यों? अरे पेड़ निकल गया, जा रहा है जंगल की तरफ, डिपार्चर हो गया है फॉरेस्ट का। तो डिपार्चर हो गया है तो पेड़ जब मूव करेगा तो पत्ती उसका सरसर करेगा ना, है? अरे पेड़ को तुम घसीट कर ले जाओगे तो सरसर का आवाज नहीं निकलेगा। तो पेड़ का जो है, ट्रीज का, फॉरेस्ट का डिपार्चर हो गया है, इसलिए सरसराहट की आवाज आ रही है। पोएट कहती है कि मेरे सिर में भरा हुआ है आवाज इस टाइप का, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, सरसराहट की आवाज से मेरा सिर भर चुका है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, कल सुबह ये विस्पर की आवाज शांत हो जाएगी। क्यों शांत हो जाएगी? क्यों शांत हो जाएगी? कल सुबह क्यों शांत हो जाएगी ये सरसराहट की आवाज? हाँ, कि जंगल जो है तक चल जाएगा, यानी ये फॉरेस्टेशन हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन का जो काला साया है, डार्क एज है, डिफॉरेस्टेशन की जो काली रात है वो खत्म हो जाएगी और एफॉरेस्टेशन का मॉर्निंग आ जाएगा। इसलिए पोएट के सिर में जो विस्पर यानी सरसराहट की आवाज है वो खत्म हो जाएगी कल सुबह तक। और पोएट कहती है हम लोग को भी, आम लोगों को कहती है, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, देखो शीशा टूट रहा है। शीशा क्यों टूट रहा है? वो पेड़ के डिपार्चर के चलते। पेड़ जो जर्मिनेट किया है वो ग्लास को ब्रेक कर दे रहा है, ब्रेक करके वो बाहर निकलेगा। तो पोएट कहती है कि लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, पेड़ जो है स्टम्बलिंग, लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रहे, लंगड़ाते हुए। अरे जो इतना वर्षों से फ्लोर के नीचे दबा हुआ था, तो अचानक उससे तुम कितना तेज चलने की अपेक्षा कर रहे हो? तो लंगड़ाते हुए एक लंगड़ा की तरह जो है स्टम्बलिंग, पेड़ जो है आगे बढ़ रहा है, सब जा रहा है पेड़ फॉरेस्ट से मिलने के लिए। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ स्टम्बल करते हुए, लंगड़ाते हुए पेड़ मूव कर रहा है, ठोकरे खाते हुए मूव कर रहा है। इनटू द नाइट, रात्रि में, यानी डिफॉरेस्टेशन के डार्क एज में, जिसको नाइट पोएट ने तुलना किया है। नाइट हियर इज अ मेटाफोरिक वर्ड। नाइट शब्द का प्रयोग करके पोएट ने एक मेटाफर का इस्तेमाल किया है। यहां पर मेटाफर का डेफिनेशन एक बार फिर से देते हैं। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which two dissimilar things having at least one similarity are compared with each other with the help of the proceeding of a sentence, yani a structure of a sentence. The winds rush to meet them. पोएट कहती है कि हवा भी तेजी से आ रही है। हवा काहे के लिए आ रही है? पेड़ों से मिलने के लिए, पेड़ों से मुलाकात करने के हवा तेजी से आ रही है। द मून इज ब्रोकन, लो चांद टूट गया। चांद टूट गया। चांद कैसे टूट गया? पहले चांद जो है वो पूरा चांद चमक रहा था, अब चांद टूट गया। क्यों? क्योंकि ओक का पेड़, ओक यानी जैतून का पेड़ इतना बड़ा हो गया कि चांद उससे कई पार्ट्स में बट गया। चांद के बीच में आ जाएगा तो लगेगा जैसे कि चांद टूट गया, कई पार्ट में बट गया चांद। यही पॉइंट कहती है कि द मून इज ब्रोकन, चांद टूट गया। कैसे? लाइक अ मिरर, आईना की तरह। जैसे दर्पण टूट जाता है वैसे ही चांद टूट गया। किस चीज से टूट गया? तो इट्स पीसेज फ्लैश नाउ, अब इसका पीस, चांद का टुकड़ा चमक रहा है। इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक,
सबसे लंबे ओक यानी जैतून के पेड़ के क्राउन से यानी उसकी फुनगी से चांद टूट गया है। यानी चांद के से आड़ में मतलब उस चांद को डिवाइड कर दिया, उसका ट्विग, उसका जो फुनगी है, जैतून का लंबा पेड़ का जो अपर पार्ट है वो चांद के बीच में आ गया है। और इस तरह से धरती से देखने में लगता है जैसे कि चांद कई टुकड़ों में बट गया है, जैसे मिरर दर्पण कई टुकड़ों में बट जाता है। This is the end of the explanation of this poem. Thank you. Please subscribe this channel for getting more and more educational videos like this. Thank you.